हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ध मांडागा। ध्यान से सुनना सर। इससे पहले मैंने आप लोगों को आरटीपी सॉल्व करवा दी, इनकम टैक्स के केस सिनेरियोस जो थे एमटीपी के वो सॉल्व करा दिए। अब इनकम टैक्स का जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। इसको ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी सर। आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो ध्यान दो, फ्रेंड्स को भी शेयर करना और लाइक जरूर करना। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते सर। पहले कभी भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्या करो सर, क्वेश्चन के नीचे पहले मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं क्योंकि बिना एक पेज ऐड किए तो काम नहीं बनेगा। तो ये पेज ऐड हो गया। ठीक है, पहले कभी भी क्वेश्चन में नीचे आओ और पहले कभी भी नीचे क्वेश्चन में आओ और पढ़ो वो क्या पूछ रहा है। तो देखो क्वेश्चन ये बोलता है सर, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम and the tax payable by Mr. Ayush for the assessment year 24-25, assuming that he is shifted out of the default tax regime। एक नंबर, मतलब ये आदमी 115 बीएससी नहीं ले रहा है। अगर 115 बीएससी नहीं ले रहा है मतलब ये क्या चल रहा होगा, नॉर्मल प्रोविजन चल रहा होगा, और नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से हमें क्वेश्चन बनाना है। ठीक है भाई, अब देखो सर मैं आपके साथ पढ़ते रहूंगा और पढ़ते पढ़ते एक एक एडजस्टमेंट्स करते जाऊंगा। ठीक है, अभी पूरा फॉर्मेट पे तो नहीं जा रहा हूं क्योंकि सर पूरा फॉर्मेट पे जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। पूरा फॉर्मेट आप आंसर का देख सकते हैं जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है, उस फॉर्मेट से ही हमें एग्जाम में बनाना होता है। ठीक है, तो अभी अपन पूरे फॉर्मेट पे फोकस नहीं करते, अभी फोकस करते सर कंसेप्ट पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ठीक है, तो देखो अब ध्यान देते हैं। मिस्टर आयुष अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, ये हमारे लिए जानना जरूरी होता है सर। एज 54 ईयर, इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में he earned a profit of 82,45,000 as per the profit and loss account after debiting and crediting the following items। तो सर इसका नेट प्रॉफिट मेरे को पता चल गया। एक काम करते हैं सर, अपन स्टार्टिंग से बनाना चालू करते हैं। सर यहाँ पर हर एक स्टूडेंट यहाँ लिख के आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल ऑफ मिस्टर आयुष फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, ये पूरा लिख के आना। ठीक है, उसके बाद आगे की कहानी यहाँ लिखेंगे अपन, पर्टिकुलर्स चेक, फिर यहाँ 2 कॉलम बनाएंगे सर यार। चेक, एक कॉलम, ये दूसरी कॉलम। ठीक है, यहाँ रुपए, यहाँ रुपए। ठीक सर, सबसे पहले पीजीबीपी की इनकम दिख गई मुझे जिसमें नेट प्रॉफिट दिख गया, कितना था 82,45,000, 82,45,000। ठीक है, इसमें अपन ऐड भी करेंगे और इसी में लेस भी होगा, तो थोड़ी सी जगह छोड़ के लेस भी लिख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं अब एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ते जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 15,40,000। अब इसके बारे में कुछ बताया नहीं है, आगे पढ़ के पता चलेगा कि कौन सा वाला डेप्रिसिएशन है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर इन अ कंपनी ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहां तो नहीं आएगा सर, वो कैपिटल गेन हेड में जाता है। एक काम करो, इसको यहां से हटा दो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है सर, 10 लाख है सर, 10 लाख है ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10 लाख है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्टूडेंट को एक चीज सिखाता हूँ, जब भी कोई एडजस्टमेंट या ट्रांजेक्शन या कोई ट्रीटमेंट करते हो ना, उसका रिस्पेक्टिवली दूसरी जगह जहाँ ट्रीटमेंट होता है ना, साथ साथ कर लिया करो। आप सोचो कि बाद में आपको कोई चीज याद आ जाए और बाद में आप वो कर लो तो बाद में कुछ कभी याद ही नहीं आता। इट्स अ बिटर ट्रुथ। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पर लिख लेता हूँ सर कैपिटल गेन हेड, और कैपिटल गेन में मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिख गया। ठीक है, और कितना दिख गया सर, 10 लाख। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, इनकम टैक्स रिफंड ऑफ 15,550 विच इंक्लूड एन इंटरेस्ट ऑन रिफंड। देखो इंटरेस्ट ऑन रिफंड तो टैक्सेबल है, इंटरेस्ट ऑन रिफंड तो टैक्सेबल है, बट इनकम टैक्स जो रिफंड हो रहा है वो टैक्सेबल नहीं हो रहा है। तो सर इनकम टैक्स रिफंड पहले तो अपन ये जो इनकम टैक्स रिफंड है इसको यहां से हटाते हैं सर। इनकम टैक्स रिफंड 15500, यही है ना, नहीं 15,550 है।
मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ, आप लोग ये बात नोटिस करना। सर अभी तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये क्रिस्टल क्लियर है। दूसरा क्या करना, कभी भी कोई ट्रांजेक्शन्स करो तो उसका साथ साथ जहां जहां एडजस्टमेंट है वहां करते जाओ। अब देखो सर, आईयूएस की इनकम मिल गई मेरे को। अरे यार इसको क्या हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको क्या हो, देखो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को, ये क्या हो रहा है, इसको क्या हो गया भाई, ओ यहाँ पर भी मिड, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, साथ साथ तुरंत तुरंत ना लिख लेता हूँ। सर आईयूएस की इनकम दिख गई, और आईयूएस की इनकम मेरे को सर इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है सर आईयूएस में। कितना इंटरेस्ट मिला है सर, 4550, तो इंटरेस्ट लिख लेते हैं सर 4550। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ देखो, डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी 15 लाख, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ईच कंपनी इज लेस देन 5000। अच्छा हुआ बता दिया, नहीं तो ना मैं अभी 194 में टीडीएस की बातें भी सोचता। थैंक यू बताने के लिए। तो भैया डिविडेंड इनकम हटा दो सर, ये यहाँ की इनकम तो नहीं है। डिविडेंड की इनकम 15 लाख सर, तो ये कहाँ की इनकम है सर, आईयूएस की इनकम है सर डिविडेंड। ठीक है 15 लाख। आगे देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, और सर क्या दिया हुआ है, मिस्टर आयुष इंस्टॉल्ड अ न्यू प्लांट एंड मशीन फॉर 65 lakh on 1/10/2023 which was put to use on 1/1/2024। oh my god सर, ये पुट टू यूज बाद में हुई है, बहुत काम की चीज है सर, क्योंकि पुट टू यूज के बेसिस में ही तो डेप्रिसिएशन लगता है। Depreciation including additional depreciation on this amount of 65 lakh is included in the depreciation debited to profit and loss which has been computed as per income tax rules। wow, तो ये जो depreciation दिया हुआ है आपको, ये ऑलरेडी इनकम टैक्स के हिसाब से, तो आपको इसको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। थैंक यू, बच गया टाइम। ठीक है, तो इस पॉइंट का कुछ नहीं करना है, पर इस पॉइंट का रिलेवेंस है, क्यों है, इस पॉइंट के कारण है। अब ये पॉइंट देखो क्या बोलता है, Mr. Ayush took a loan from SBI of 50 lakh rupees on 1/9/2023 at the rate of 10.5% per annum to purchase such plant and machine। ये वाला जो प्लांट एंड मशीन है, इसको परचेस करने के लिए इसने 50 लाख का लोन लिया। कब लिया सर, 19 को लिया। और सर हम एक बात सीख के आए सर कि पुट टू यूज से पहले का जो भी इंटरेस्ट रहेगा, क्या वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है? यस। तो सर देखो 19 को लोन लिया, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट 31 मार्च 2024 तक हैज बीन पेड एंड द सेम हैज बीन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर पूरा इंटरेस्ट तो डेबिट नहीं होना चाहिए था सर, कितना इंटरेस्ट डेबिट होना चाहिए था सर? देखो बाकी इंटरेस्ट से मुझे कोई दिक्कत नहीं, प्लीज मैं आपको समझाता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पुट टू यूज किया 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2024 से लेके सर 31 मार्च 2024, इसके बीच का जो इंटरेस्ट है ना सर, ये अगर इंटरेस्ट पीएल अकाउंट में गया है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एसेट पुट टू यूज हो चुकी थी। पर 1/9/2023 से लेके सर 1 जनवरी 2024, इसके बीच में एसेट पुट टू यूज हुआ ही नहीं, तो इसके बीच का जो इंटरेस्ट है ये क्या होना चाहिए था? यार मैं गलत जगह इसका एरो लेके चले गया। ये जो इंटरेस्ट होना था, ये वाला जो इंटरेस्ट, अरे यार ठीक, ये वाला जो इंटरेस्ट है, ये वाला इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था सर। क्यों? पुट टू यूज से पहले का इंटरेस्ट है, तो कितना इंटरेस्ट है ये भी तो निकाल ले, जब से हल्ला कर रहे इंटरेस्ट 50 लाख इंटू 10.5% इंटू कितने महीने हो गए सर, 19 से लेके 1 जनवरी तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने हो गए सर। तो 4 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा सर, 50 लाख इंटू 10.5% इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, ये आ रहा है सर 1,75,000। आया समझ? तो इतना इंटरेस्ट तो मैं ऐड कर दूंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि ये पीएल अकाउंट में रेवेन्यू जैसा क्लेम नहीं होना चाहिए था, तो ये मैं ऐड किया सर इंटरेस्ट।
आप समझो, मैं आपको बहुत बवाल वाली चीज सिखाने वाला हूं सर। अब ध्यान देना, इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा चेक किया। अब अगर ये 1,75,000 का इंटरेस्ट आपने ऐड किया है, तो प्रैक्टिकली आपने इस पे तो डेप्रिसिएशन भी ले लिया होगा। एक स्टूडेंट बोला सर हम कहाँ लिए डेप्रिसिएशन, आप ही ने तो बोला पीएल अकाउंट में धोखे से खर्चा क्लेम कर लिए थे इंटरेस्ट, जबकि इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में लेना था, तो कॉस्ट में लिए नहीं तो डेप्रिसिएशन नहीं लिए होंगे। मैं बोला वेरी गुड, ग्रेट, आपका दिमाग अच्छा चल रहा है। तो एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया, सर 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 अभी तो आपने एक बात बोली कि ये वाली अमाउंट एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी, तो सर जब ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी तो इस पे डेप्रिसिएशन भी तो मिलेगा। मैं बोला यार ये भी जबरदस्त सोचे। तो सर अगर इस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा तो कितना मिलेगा? सर बात ये है, आपको यहां पर बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल भी मिलता है, और एसेट पुट टू यूज 1 जनवरी को हुई है, तो 180 डेज से कम है, तो डेप्रिसिएशन भी कितना मिलेगा सर? 15 + 20 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 17.5% डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो 1,75,000 इंटू 17.5%, इसको क्या हो गया, हाँ 17.5%, तो डेप्रिसिएशन आ गया 30,625। ये मेरे को लगता है इस पूरे क्वेश्चन का सबसे प्यारा पॉइंट है। विश्वास करो, स्टूडेंट को क्लिक तक नहीं करेगा कि ये 175 में डेप्रिसिएशन लेना है। मैं बता रहा हूं सर, और कोई रॉकेट पॉइंट नहीं है इस क्वेश्चन में, यही एक पॉइंट है जहां गलती होने के पूरे स्कोप, पूरे, ये ऐसा भी नहीं बोल रहा थोड़ी सी चांसेस है कि बच जाएगा कोई स्टूडेंट, पूरे गलती होने के स्कोप है। बहुत प्यारा पॉइंट है, इसका ट्रीटमेंट बड़ा जबरदस्त है। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने अच्छे से बताया, एक्सप्लेन किया। इसके बाद ये बोल रहे सर एडवांस टैक्स पेड हुआ है, ठीक है, ये तो आखिरी में जो टैक्स लायबिलिटी होगी उसमें से देख लेंगे, अभी क्या दिक्कत है। इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, आयुष परचेज गुड्स फॉर 40 लाख फ्रॉम मिस्टर राम हिज ब्रदर, द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 35 लाख। सर एक्सेसिव और अनरिजनेबल पेमेंट कर रहा है ये भाई को, तो ये क्या 5 लाख डिसअलाउ हो जाता है? यस सर, ये 5 लाख डिसअलाउ हो जाता है। सर डिसअलाउ हो जाता है मतलब प्रैक्टिकली क्या ये खर्चा हम क्लेम कर पाएंगे? नहीं, ये खर्चा हम क्लेम नहीं कर पाएंगे सर। ये खर्चा आप कैसे क्लेम कर लोगे सर? आपने तो एक्सेसिव और अनरिजनेबल पेमेंट किया है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे सर, इसको ऐड कर लेंगे। क्या लिखूं? ब्रदर लिख के छोड़ देता हूँ सर, अभी तो हम समझने के लिए कर रहे हैं सर, हमारा समझना टारगेट है, बाकी तो सब चीज हो जाएगी। उसके बाद देखो, he paid 40,000 as a life insurance premium taken on life of his married daughter who is not dependent on him। कोई फर्क नहीं पड़ता, एटीसी ये बोलता है भैया बच्चा उस पर डिपेंडेंसी की बात ही नहीं है। तो सर डिपेंडेंसी कहाँ देखते हैं? एटीडी में देखते हैं, सी में तो देखते ही नहीं है। तो सर द सम एश्योर्ड इज 5 लाख। पॉलिसी कब लिया सर? क्या पॉलिसी 1/4/2012 के बाद है? यस, बिल्कुल बाद में है। तो कितना परसेंट होगा? 10%। 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। इसने कितना पे किया है? 40,000। तो क्या मैं ले लूं? ले लेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ लिखता हूँ डिडक्शन। यहाँ डिडक्शन नहीं लिख सकते सर, यहाँ कैसे डिडक्शन लिख देंगे? अभी तो ग्रॉस टोटल इनकम भी आएगी। तो एक काम करते हैं, पेज ऐड कर लेते हैं सर। ये हुई ना बात। अब यहाँ पर लिखते हैं सर, आओ यहाँ लिखेंगे सर डिडक्शन, और वो भी 80, कौन सी वाली भाई डिडक्शन है ये? 80C। इसकी लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, दिक्कत ना है। 80C 40,000 मिल जाएगी डिडक्शन। आगे बढ़ते हैं सर। He paid 45,000 by check towards health insurance policy covering himself and his spouse and his children। सर इसकी एज कितनी थी? सर इसकी एज मैंने आपको क्वेश्चन में ऊपर बताया सर 54 इयर्स थी। तो मैक्सिमम कितना मिल जाएगा सर? 25,000। तो यहाँ 25,000 ले लो। ये पॉइंट तो सिंपल थे, इसमें कुछ रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। अगला, on 1/7/2023 Mr. Ayush withdraw 1.5 crore in cash from 3 current account maintained by him with SBI। Very nice।
सर अगर आप समझ रहे हैं तो ये 194 एंड टीडीएस की बातें कर रहा है। देयर इज नो अदर विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर, ही रेगुलरली फाइल्स हिज रिटर्न। तो सर कितना परसेंट टीडीएस? 5%। अगर 1 करोड़ के ऊपर जाता है तो ये तो सर 1 करोड़ के ऊपर चले गया, तो 50 लाख का 5% कितना हो जाएगा सर? 2,50,000। तो ये हो जाएगा टीडीएस की बात। तो ये हो गया डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन के बाद आती है हमारी टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम के बाद आता है टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी के बाद माइनस होता है सर एडवांस टैक्स, जो ऊपर इसने पे किया था। कितना पे किया था सर? 17,15,000। 17,50,000 एडवांस टैक्स माइनस सर टीडीएस भी है सर, 2,50,000 का टीडीएस भी है। और कुछ बच गया क्वेश्चन में? ना, और कुछ तो नहीं बचा क्वेश्चन में। बाकी तो हमने पूरे ट्रीटमेंट्स कर लिए, कोई ऐसा पॉइंट बचा नहीं है सर। डिविडेंड हो गया, इनकम टैक्स रिफंड हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, और डेप्रिसिएशन वगैरह हो गया, सब चीजें हो गई। तो अब फाइनली क्या करना है सर? प्लस माइनस करो और इनकम निकालते जाओ। तो अपन एक काम करते हैं, एक एक करके इनकम निकालते हैं सर। लेट्स स्टार्ट विद पीजीवीपी। तो सर पीजीवीपी में 82,45,000 प्लस 1,75,000 प्लस 5 लाख, ये आ गया सर 89,20,000। ये ऐड करने के बाद है। ठीक, इसमें माइनस करेंगे सर 10 लाख, वैसे ना, हाँ ठीक है, माइनस करेंगे अपन 10 लाख। ठीक, फिर माइनस करेंगे 1550, माइनस करेंगे सर 15 लाख, माइनस करेंगे 30,625। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर पीजीवीपी की इनकम। आपकी पीजीवीपी की इनकम आ रही है 6,373,825। चला की फिगर है 6,373,825। ये आ गई आपकी पीजीवीपी की इनकम। अब कैपिटल गेन तो क्रिस्टल क्लियर है सर, 10 लाख ही है और कुछ है ही नहीं। ठीक है, बट आईयूएस की इनकम के साथ कहानियां हैं सर। तो आईयूएस की इनकम निकाल लेते हैं। आईयूएस में कितना है सर? 15 लाख प्लस 4,550। तो ये कितना हो जाएगा आईयूएस की इनकम? सर ये आ जाएगी 1,504,550। ये आईयूएस की इनकम हो गई। तो इसके बाद हमारी क्या आ जाएगी? ग्रॉस टोटल इनकम अब निकालना पड़ेगा। ये आईयूएस की पता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10 लाख पता है, प्लस पीजीपी की इनकम 6,373,825। तो सर ये आ रहा है 88 ग्रॉस टोटल इनकम, 88,78,375। ये ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अब इसमें क्या करें सर? डिडक्शन माइनस कर लो सर। 40,000 माइनस 25,000, तो ये आ जाएगा सर माइनस करने के बाद 88,13,375। ये आ गई सर आपकी टोटल इनकम। ठीक, अब टोटल इनकम तो आ गई, बट इसमें टैक्स लायबिलिटी निकालना पड़ेगा सर। अब इसको ना आप टैक्स लायबिलिटी निकालने से पहले राउंड फिगर कर लेना। तो राउंड फिगर में ये कितनी हो जाएगी? एक काम करता हूँ, इसको यहाँ लिखता हूँ, तो एक स्टूडेंट याद रखेगा कि वर्धमान सर बाहर राउंड फिगर किए थे। ठीक है, तो राउंड फिगर में ये 2 फिगर बदल जाएगी और ये हो जाएगी 80, हायर राउंड ऑफ। अब हमें टैक्स निकालना है सर। टैक्स कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल सर, वेरी वेरी सिंपल। पहले तो 10 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इस पे 15% लगेगा। ठीक है, और जो बैलेंस इनकम है, बैलेंस, उस पे अपन स्लैब लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी इनकम हो गई। इसमें 10 लाख हटा दो भाई। ठीक, तो बैलेंस इनकम कितनी है? 78,133,80। इस पे स्लैब लगाना है। अब हम 115 बीएससी चल नहीं रहे, हम तो नॉर्मल चल रहे हैं। तो नॉर्मल में सर पहले 10 लाख में फिक्स है, बचे पे 30% प्लस 112500, ये आ गया। अच्छा, तो ये आया सर टैक्स। अभी इसमें सरचार्ज भी जोड़ना है। तो सरचार्ज जोड़ने के पहले टैक्स कितना है? 2156,514, ये टैक्स आ गया। ठीक है, अभी ये टैक्स आया है। इसमें ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला है, ये कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। इसमें 1,50,000 ये ऐड कर लिया, तो ये आ गया सर 230,6514 प्लस
10% सरचार्ज, तो ये आ जाएगा सर 253,71654 प्लस 4% एजुकेशन सेस। तो 4% एजुकेशन सेस करने के बाद ये आ रहा है सर 26, काम करते हैं यहां लिखता हूं, ये है सर 2638,652। ठीक, अब इसमें सर टीडीएस टीसीएस की अमाउंट माइनस कर लो, तो माइनस है 17,50,000 एडवांस टैक्स, माइनस टीडीएस की अमाउंट कितनी थी सर, एक मिनट, इसकी अमाउंट कुछ गड़बड़ लग रही, गलत तो नहीं निकाल दिया मैंने भाई, कितना है 1.5 करोड़, तो इसमें 50 लाख और ये 2% होगा, 5% कैसे बोल दिया, तो इसका 2% होगा 194 एन में, तो 2% कितना हो जाएगा सर, 50 लाख का 2% हो जाएगा 2.5 लाख, कहां से आएगा 1 लाख आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, 5% में वो उसके कारण बोल दिया होगा 194 आईबी के कारण, तो सर माइनस के 17,50,000 माइनस के 1 लाख, तो ये आ रहा है सर 788,652, ये फाइनल आ गया टैक्स। अब इसको राउंड फिगर कर लो 788,650, ये आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गई। समझ आया? तो सर 194 एन का जो मैंने परसेंट गलती से 5% बोल दिया था, बट वो 2% ही होता है 194 एन में। ठीक है, 5% तो कहानी चल हो जाती है सर, जब वो रिटर्न फाइल नहीं करता तब दिक्कत है, रिटर्न फाइल करता है तो फिर 2% 20 लाख से 1 करोड़ तक, और उसके ऊपर जाता है तो फिर 5% वाली कहानी। तो ये सिंपल हुआ सर, ये क्रिस्टल क्लियर हुआ आपको, बढ़िया क्वेश्चन था, मेरे को तो अच्छा लगा, मेरे को लगा स्टूडेंट, ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसमें स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए, गलती होने के बहुत सारे स्कोप है इस क्वेश्चन में, और मुझे ऐसा लगता है ये टीडीएस वगैरह में तो गलती नहीं होगी, जो मेरे को लगता है सबसे बड़ी गलती है और सबसे प्यारा पॉइंट जो मेरे को लगा इस क्वेश्चन में, वो यही 2 पॉइंट है सर। एक स्टूडेंट को एग्जाम के पहले ये 2 पॉइंट अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, नहीं तो बहुत एग्जाम में गलती होने के स्कोप है। आई बात समझ? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो, सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन, you are required to determine the residential status of Miss Geeta and compute the business income and agriculture income of Miss Geeta for the assessment year 24-25। ठीक है भाई, Miss Geeta, a citizen of India, got married to Mr. Peter of Australia and left India for the first time on 28/2023। She has not visited India again during the previous year 23-24। तो ये इंडिया में थी कितने दिन, अप्रैल के 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त के 20, तो ये 142 डेज इंडिया में थी सर। ठीक है, अब बात ये है सर, उस वापस इंडिया आई नहीं, तो इसके लिए पहली वाली बेसिक कंडीशन में तो ये नॉन रेसिडेंट हो जाएगी क्योंकि 182 डेज से कम है, बट दूसरी वाली में 60 डेज ये कंप्लाई करती है, प्लस 365 डेज ये भी कंप्लाई करती है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर जा रही है, तो उससे पहले ये पूरा इंडिया में ही थी, तो ये रेसिडेंट तो है, प्लस ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी, तो ये 10 में से क्या 9 साल नॉन रेसिडेंट रही? नहीं सर, इससे पहले तो ये इंडिया से बाहर गई नहीं, तो सर ये तो पूरा ही इंडिया में रहे, तो क्या ये 10 में से 2 साल रेसिडेंट थी? यस, तो रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सिंपल। अब रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो पता चल गया, इसके बाद इसकी इनकम निकालना है। देखो, आपको बोला ना सर रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ एंड कंप्यूट द बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम, दोनों बताना है सर। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स प्रोसेस्ड फ्रॉम रबर प्लांट ग्रोन इन कन्याकुमारी, तो ये तो हम पढ़ के सर 35:65 का रेशियो है एग्रीकल्चर और बिजनेस इनकम का। ठीक, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड इन कोलंबो श्रीलंका, सेल कंसिडरेशन वाज रिसीव्ड इन चेन्नई, सर ये पूरी की पूरी बिजनेस इनकम है, ये तो सिंपल। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन वेस्ट बंगाल, टी के लिए परसेंटेज कितना था 40-60 एग्रीकल्चर और बिजनेस इनकम का। इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोन इन अ नर्सरी एट कोचिन, बेसिक ऑपरेशन वेर नॉट कैरिड आउट बाय हर ऑन लैंड, तो इसको क्या एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं? यस, इसको एग्रीकल्चर इनकम मानती है, तो इंस्टीट्यूट मैट में ये वाला पॉइंट दिया हुआ है सर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये परसेंटेज से आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन में कोई इतना रॉकेट साइंस वाला कुछ पॉइंट लगा नहीं सर। आई होप सेकंड क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अब सेकंड का बी देखो, देखो बी क्या बोलता है, briefly discuss the provision of tax deduction at source under the Income Tax Act 1961 and determine the amount, if any,
ऑफ द TDS इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट। तो TDS वाली बात है सर, मिस्टर विकास रिसीव्ड अ सम ऑफ 10,20,000 ऑन 28 Feb 2024 एज अ प्रीमैच्योर विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम। सेक्शन याद है सर 194A। ठीक, याद आई बात? ठीक है, अरे सॉरी 192A, 194 कहाँ से आएगा? 194A तो इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो जाता है सर। 192A ठीक है, प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड 50,000 से ज्यादा, TDS होता था 10%। ठीक है, तो सर बिफोर कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 years ऑन एन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इल हेल्थ। ओ भाई बच गए, इल हेल्थ है इसलिए TDS की बात नहीं है, अदर 192A में हम TDS काट देते सर। ठीक है, Indian Bank sanctioned and disbursed a loan of 12 crore to B Limited on 31st December 2023. B Limited paid a sum of 1,20,000 as service fee. सर सर्विस फी जो ये पे करता है, क्या ये इंटरेस्ट नेचर की मानी जाती है? यस, ये इंटरेस्ट नेचर की मानी जाती है। बट सर ये जो सर्विस फी पे कर रहा है ये इंटरेस्ट नेचर की मानी तो गई, बट ये पे किसको कर रहा है सर? इंडियन बैंक को। ये गनीमत इंडियन बैंक को पे कर रहा है, कोई और होता तो हम TDS की बात करते। बच गए, सेक्शन 194A का इम्प्लीकेशन नहीं है, नहीं तो आज जाता। आई बात समझ? अच्छा पॉइंट था, 2 क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, TDS का छोटा था बट अच्छा खासा चेक करता है कि एक स्टूडेंट को कितना TDS आता है। ठीक है, चलो थर्ड वाला देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस जैन एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 एज्यूमिंग दैट दे हैव शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। बढ़िया, 115 BAC नहीं है, नॉर्मल प्रोविजन है। Mr. Jain and his wife Mrs. Jain are the partners in a partnership firm holding 25% share each. During the financial year 23-24, the firm paid 2,50,000 to each of them as remuneration. Okay. Apart from this, they provide you the following information in respect of the financial year 23-24. Salary received by Mr. Jain from his employer is 12,50,000. Okay. तो सर एक काम करते हैं, यही बाजू में लिख लेता हूं मैं, मिस्टर जैन, ठीक है, और मिसेस जैन। ठीक, मिस्टर जैन को सर सैलरी मिलती है 12,50,000। इसमें से आप 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर लेंगे तो ये बन जाएगा सर 12 लाख। ठीक, मिसेस जैन के बारे में देखो, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट अर्न बाय मिसेस जैन 14 लाख। द फिक्स डिपॉजिट वाज ओपन बाय यूजिंग हर स्त्रीधन, वो उसका खुद का पर्सनल पैसा है, तो मिसेस जैन की इनकम है 14 लाख। ये क्रिस्टल क्लियर। अब बात ये हो रही है सर, जो ये रेम्यूनरेशन मिल रहा है 2,50,000 दोनों को, ये 2,50,000 क्या दोनों के रिस्पेक्टिव हेड मतलब रिस्पेक्टिव इनकम में जाएगा या क्लबिंग वाली बात आएगी? हमने एक बात सीखी थी सर, अगर पार्टनरशिप फर्म है और सर इंडिविजुअल और स्पाउस दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो उस केस में सर वहां से अगर रेम्यूनरेशन मिलता है तो वो उसके हाथ में क्लब हो जाता है जिसकी इनकम ज्यादा होती है एक्सक्लूडिंग रेम्यूनरेशन। तो यहां पर अगर आप ध्यान दो तो मिसेस जैन की इनकम ज्यादा है एक्सक्लूडिंग रेम्यूनरेशन, तो जो मिसेस जैन को मिला 2,50,000 उसका तो उसके हाथ में टैक्सेबल, प्लस जो हस्बैंड का 2,50,000 है वो भी क्लब हो जाएगा किसके हाथ में? मिसेस जैन के हाथ में। आई बात समझ, क्लबिंग वाली बात। उसके बाद देखो इनकम ऑफ द 3 माइनर चाइल्ड नीता, मीता, सीता। अब ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ पर मिसेस जैन की इनकम ज्यादा है तो क्लबिंग किनके हाथ में होगी? मिसेस जैन के हाथ में। 15,000 10,000 एंड 2,000 इसको ऐड कर लेंगे सर, 10 15 25 प्लस 2 27,000। सर क्या बच्चों की इनकम में 1,500 का जो 1032 में एग्जेम्पशन है, क्या वो 1032 की एग्जेम्पशन मिलेगी? यस, 1032 की एग्जेम्पशन मिलेगी। तो सर आप यहाँ माइनस कर लो 1032 की एग्जेम्पशन जो कि कितनी हो जाएगी सर? 1,500 इंटू 3। ये करके निकालोगे तो मिस्टर जैन की इनकम तो 12 लाख क्रिस्टल क्लियर है। मिसेस जैन की आप ये प्लस माइनस करोगे तो आ जाएगी। तो आपको तो यही बोला ना सर, ग्रॉस टोटल इनकम निकालने मिस्टर और मिसेस जैन की। समझ आया? ये बहुत सिंपल था, इजी था, आई होप समझ आ गया होगा। अब ध्यान दो बी वाले क्वेश्चन में देखो, नीचे आके सबसे पहले क्या बोलता है? वैसे देख के तो समझ आ रहा है कि ये सैलरी का क्वेश्चन है, बट देखो क्या बोलता है, डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम। ओ भाई टोटल इनकम है, सैलरी दिख रहा था बट है टोटल इनकम।
of Mr. Ram for the assessment year 24-25 ignoring the provision under 115 BSc. इंस्टीट्यूट एग्जाम में भी ऐसे ही करे सर, सैलरी में 115 BSc ना पूछे, ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो आओ सर, हमें टोटल इनकम निकालना है तो एक एक चीज ध्यान देनी होगी। ध्यान दो सर, क्या बोलता है क्वेश्चन, देखो देखो, मिस्टर राम एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज पोस्टेड एट न्यू दिल्ली। He joined the service on 1st Feb 2021. Details of his income for the previous year 23-24 are as follows. तो बेसिक सैलरी दी हुई है। मैं क्या करूंगा सर, साथ साथ क्वेश्चन बनाता हूं, क्योंकि साथ साथ बनाने का फायदा ये है टेम्पलेट अच्छा मिल जाए, मजा नहीं आ रहा है। और मैं क्या करता हूँ, साथ साथ बनाते रहता हूँ, ये ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये तो आप लिखेंगे ही सर, ये मैं मान के चल रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट को पता है। फिर हम लिखेंगे सर पर्टिकुलर्स, ठीक। फिर हम इसमें 2 कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे लगता है ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लाइन हो मजा आता। ठीक, इसके बाद हम इसमें और लाइन्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, रुपए रुपए सर, पहले तो इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि ये हमें दिख गया है सर। सबसे पहला है बेसिक सैलरी, जो कि 3,80,000 दिख गई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। डियरेंस अलाउंस 1,20,000, 40% ऑफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बेसिक पे फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ये कहीं ना कहीं काम आएगा। तो अभी तो लिख लेते हैं DA 1,20,000। ठीक है भाई, उसके बाद दिया हुआ है सर, बोथ राम मिस्टर राम एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट 20% ऑफ द बेसिक पे टू द पेंशन स्कीम रिफर टू इन ATCCD। ओ माय गॉड, अब यहां तो बवाल होने वाला है सर। जो गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया, पहले जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उसको सैलरी में इंक्लूड करते हैं, फिर नीचे जाके डिडक्शन लेते हैं। तो 20% ऑफ बेसिक सैलरी मतलब सर ये आ जाएगा आपका 3,80,000 इंटू 20%, 76,000। पहले तो इसको इंक्लूड करो सर। क्या लिखूं इसको मैं, पेंशन फंड सर 76,000। मैं इसका ट्रीटमेंट साथ साथ करता हूं सर, क्योंकि मेरे को डर लगता है एग्जाम में कि मैं अगर इसका ट्रीटमेंट बाद में भूल गया तो इससे अच्छा बेटर है साथ साथ कर लेता हूँ। सैलरी हो गया, यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ डिडक्शन। और डिडक्शन में अपन भैया पहले लिख लेते हैं, एक मिल गया मेरे को ATCCD वाला, जिसमें एक है एम्प्लॉयर। ठीक है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 20%। बट सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट कर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, 14%। और वो भी 14% किसका, बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट वाले का। तो सर 3,80,000 प्लस 1,20,000 का 40%, ये आ रहा है सर 48,000। ये दोनों का मिला के अपन 14% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है, प्लस 3,80,000 इंटू 14%, ये आ रहा है सर 5,9920। तो एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, 5,9920। याद रखना इसमें 1,50,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, ये था एम्प्लॉयर का। फिर आती है एम्प्लॉय की बात। एम्प्लॉय में कहानियां हैं सर। एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है सर, ये तो 14 करता है, ये सिर्फ 10% करता है। तो 10% कितना हो जाएगा सर, 3,80,000 प्लस 48,000, इसका 10% 42,800। पर अगर आपको याद हो तो एम्प्लॉय को ATCCD 1B में 50,000 की एक्स्ट्रा लिमिट भी मिलती है। तो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट कितना किया है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 20% ऑफ बेसिक सैलरी कितना होता है सर, 76,000 उसने कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, 76,000 में 50,000 जो एडिशनल बेनिफिट मिलता है उसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं। तो बचा कितना सर, 26,000। इतना 26,000 और एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किया है। बट जबकि एम्प्लॉय कितना और कर सकता था, 42,800 कर सकता था, बट उसने 26 और किया है। तो वेरी गुड, लिमिट के विद इन है, तो हम 26 ले सकते हैं। तो अब इसको देखो मैं कैसे लिखता हूं यार, एम्प्लॉय का सर 26,000 यहां आ जाएगा, और इसको थोड़ा सा गैप दे के लिखूंगा मैं, ATCCD 1B।
क्योंकि ये सर 50,000 जो मिला ना, इस 50,000 में लिमिट मत एप्लीकेबल कर देना सर, 1,50,000 वाली, याद है ना, ATCCE वाली लिमिट। इसीलिए मैंने आपको ये चीज याद दिलाई। गलती होने के स्कोप है, एक स्टूडेंट यहाँ पर गड़बड़ कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग 100% करेगा, बट गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, अगला देखो, गिफ्ट रिसीव बाय राम। देखो भाई, गिफ्ट रिसीव बाय राम सन ऑन हिज बर्थडे फ्रॉम फ्रेंड 70,000। नो अदर गिफ्ट इज रिसीव बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओ वाओ, तो ये तो IOS की इनकम है सर, क्लबिंग हो जाएगी। लो, IOS की इनकम दिख गई सर। ठीक है, वो भी गिफ्ट है। कितना सर? 70,000 का गिफ्ट है। 1,500 रुपए की एग्जेम्पशन ले लो बच्चे का, 68,500 टैक्सेबल आ जाएगा सर। ठीक, उसके बाद अगला देखो, ऑन 25/3/2023 मिस्टर राम गिफ्टेड अ सम ऑफ 6 लाख टू मिसेस राम to start a business by introducing such amount as her capital. On 1 April 2023, her total investment in the business was 10 lakh, which includes 6 lakh gifted by Mr. Ram. अच्छा, during the previous year 23-24, she had lost from such business 1,30,000. सर 1,30,000 का लॉस था। इसमें से सर 10 लाख टोटल कैपिटल था। ठीक है, उसमें से 6 लाख उसके हस्बैंड का था। ठीक है, 1,30,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 6 लाख, तो ये 78,000 सर वो लॉस है जो हस्बैंड के हाथ में क्लब होगा। और ये हस्बैंड के हाथ में किस हेड में जाएगा सर? PGEP में। लो, एक और हेड मिल गया सर, यहां लिख लेता हूं PGBP। कितना आ जाएगा सर? 78,000। ठीक है, ये लॉस है। आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है भाई। मिस्टर राम डिपॉजिटेड 70,000 इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये तो ATC में जाएगा। ठीक, he also contributed 40,000 in an approved annuity plan of LIC to claim deduction under ATCCC। मिल गया। ATC की डिडक्शन है 70,000, ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट वाले लोग हैं। और ATCCC वाला है, ये है पेंशन फंड वाला, और ये है 40,000। ध्यान रखना सर। ठीक है, ये ध्यान रखना, अभी काम आने वाली बातें हैं सर। इन तीन को चेक करेंगे सर, क्या 1,50,000 की लिमिट के अंदर है कि नहीं। वैसे तो अलग से दिख रहा है लिमिट के अंदर है, बट स्टिल देख लेंगे। He has taken a loan, he has taken an educational loan from SBI for his major son, who is pursuing MBA course from the Gujarat University. He has paid 15,000 as interest. Okay, तो ये तो हम 80E में क्लेम कर लेते हैं और 80E में 15,000 क्लेम कर लेते हैं। तो पहले चेक करूं 1,50,000 के लिमिट के अंदर है कि नहीं। 70 + 40 + 26, सर 1,36,000 हो रहा है। वेरी नाइस, लिमिट के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब पूरी रिडक्शन ऐड कर लेते हैं ना, जब इतना कर लिए तो +50,000। ठीक है, +15,000 +59920, तो टोटल डिडक्शन आ गई सर 20, अबे 260 है, सॉरी सर 260,920, ये टोटल डिडक्शन आ गई। ठीक है, अच्छा, अब इसका PGEP का लॉस है, तो सैलरी से तो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, ये तो क्रिस्टल क्लियर है सर। ये ग्रॉस सैलरी है, पहले ग्रॉस सैलरी निकाल लेता हूँ। 3,80,000 + 1,20,000 + 76,000, 5,76,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आ जाएगी? 5,26,000। ठीक सर, PGEP का लॉस है, क्या IOS से एडजस्ट हो जाएगा? हाँ सर, ये इससे एडजस्ट हो जाएगा। बचा हुआ लॉस कैरी फॉरवर्ड कर देना। बचा हुआ लॉस कितना है? 78,000 माइनस 68,500, 9,500 का जो लॉस है, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया हिसाब कट्टर्स, यहाँ कुछ आने वाला नहीं है सर। तो हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो आ रही है सर 5,26,000। ठीक है, इसमें हम डिडक्शन माइनस कर लेते हैं। 5,26,000 माइनस 260,920, तो ये आ रहा है सर 265,080। ये हमारी आ गई सर टोटल इनकम। समझ आया? तो टोटल इनकम के बाद हमें और क्या निकालने बोला था? थैंक गॉड, टैक्स तो बोला ही नहीं है, गनीमत टोटल इनकम पे ही रुक गया है। समझ आई बात? अच्छा क्वेश्चन था, मस्त था,
क्लियर हो गया, सैलरी सब कुछ कवर करके उसने कवर कर दिया सर। अब ध्यान दो फोर्थ वाले क्वेश्चन में, देखो देखो फोर्थ के क्वेश्चन में नीचे आके पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या बोलता है। देखो, अरे बाप रे, ये तो क्वेश्चन ही काफी बड़ा है और ये अलग अलग है तो ऊपर से ही पढ़ना पड़ेगा। Determine the capital gain or loss on the transfer of listed equity share STT paid both at the time of acquisition and transfer of shares and unit of equity oriented mutual fund. STT paid at the time of transfer of the unit for the assessment year 24-25 and tax if any payable thereon in the following cases, assuming that these are the only transactions covered. ठीक है भाई। अंडर सेक्शन 112A 112A है सर, लॉन्ग टर्म लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, 10% टैक्सेबिलिटी, 1 लाख से ऊपर, वही बात है सर। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस एसएससी, देखो मिस्टर शगुन परचेज 300 शेयर्स in A Limited on 20th May 2017 at a cost of 400 rupees per share. He sold all the shares 31st January 2018 के पहले परचेज किए। He sold all the shares of A Limited on 31st May 2023 for 1200। लिए इससे पहले बिच्छे इसके बाद है, तो कॉस्ट निकालने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और कॉस्ट हम कैसे निकालते थे? स्टेप 1 में हम लिखते थे कॉस्ट, स्टेप 2 होता था सर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st January 2018 और सेल कंसिडरेशन, दोनों में विच एवर इज लोअर। और यहां पर तो आपको सेल कंसिडरेशन दी हुई है 1200 और फेयर मार्केट वैल्यू के लिए आपको ऑप्शन दिया हाईएस्ट, एवरेज और लोएस्ट। हम क्या लेते थे? हाईएस्ट प्राइस लेते थे सर, तो हाईएस्ट प्राइस हो गई 1200 और 700, दोनों में विच एवर इज लोअर। लोअर कितना हो गया? 700। इसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट से, कॉस्ट कितनी है सर इसकी? 400 स्टेप 1 में, तो दोनों में विच एवर इज हायर। हायर कितना हो गया? 700। तो ये मेरी कॉस्ट हो गई एज फॉर द सेक्शन 112A। तो 700 कॉस्ट और बेचा कितने में? 1200 में। तो सर कितना आ जाएगा? 500 का गेन इंटू 300, ये कितना आ जाएगा? 1,50,000। और जिसमें सर 112A में 1 लाख तक एग्जेम्पशन है, तो 1 लाख की एग्जेम्पशन अगर आप माइनस कर लोगे तो बचा कितना? 50,000। इसका 10% टैक्स आ जाएगा। ये तो इजी था, ये तो सिंपल था। अगला देखो, मिस्टर राज परचेज 200 यूनिट ऑफ यूनिट इक्विटी ओरिएंटेड फंड A on 1/2/2017 at a cost of 550 rupees per unit. The units were not listed at the time of purchase. Okay. Subsequently, units of the fund A were listed on 1/1/2018. अच्छा, ठीक है, on the National Stock Exchange. Mr. Raj sold all the units on 3/4/2023 for 900. The detail of the quoted price of the National Stock Exchange and the net asset value of the unit are given here under. तो देखो सर, वो आपको नेट एसेट वैल्यू भी दे रहा है और वो ये चेक कर रहा है कितने स्टूडेंट को ये याद है कि अगर शेयर्स लिस्टेड नहीं होते तो उस केस में हम नेट एसेट वैल्यू पे दिमाग लगाते हैं। अब ये तो शेयर्स लिस्टेड है, तो लिस्टेड है तो उस केस में हाईएस्ट प्राइस लिया जाएगा, उस केस में कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर लिस्टेड नहीं होते तो हम नेट एसेट वैल्यू देखते। अब यहाँ पर लिस्टेड है इसलिए आप नेट एसेट वैल्यू नहीं देखोगे। समझ आई बात? ये सिंपल है, सेम है। मैं चाहता हूँ एक स्टूडेंट इसको खुद से सॉल्व करे, क्योंकि अगर आप ऊपर वाला समझ गए हो कैसे हुआ है तो नीचे वाला डिक्टो सेम है सर। सेकंड वाले पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अगला और वाला देखो, मिस्टर अमन हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द पेमेंट मेड एंड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टुवर्ड्स साइंटिफिक रिसर्च फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो ये साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे दिए हुए। कंप्यूट द डिडक्शन अलाउएबल अंडर सेक्शन 35 ऑफ द इनकम टैक्स Act 1961 for the assessment year 24-25 while computing his income under the head profit and gain from business and profession under default tax regime। ओहो, 115 BAC वाली बात है। तो सर अब उसको सोच के बताना पड़ेगा। पेमेंट मेड टू AB यूनिवर्सिटी एंड अप्रूव यूनिवर्सिटी, क्या ये मिलता है? नहीं सर, ये 115 BAC में नहीं मिलता, नहीं मिलता। पेमेंट मेड टू सिया कॉलेज, ये भी नहीं मिलता। पेमेंट मेड टू IIT बैंगलोर सर्टिफाइड टू AA, ये भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता। मशीनरी परचेज इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च, ओहो, मशीन परचेज इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च, क्या ये मिल जाएगा? यस, ये मिल जाता है। तो ये आप 100% क्लेम कर लोगे। बाकी तीनों तो मिलता ही नहीं है सर।
ये सिंपल हुआ सर, सिंपल क्वेश्चन था, बट वो आपको चेक कर रहा था कितने बच्चे को साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड 115 बीएससी में याद है कि नहीं। ये मैंने जब पीजीपी का रिवीजन भी कराया था तब भी अलग से लिखवाया था, क्योंकि मैं तब भी बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट ने अभी तक इसको पूछा नहीं है। देखो उससे तो ये क्वेश्चन बना दिए सर, ठीक है। इसके बाद ये 4th का बी है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान दो सर। देखो लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा इनकम टैक्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर जीएसटी वाला पार्ट करेंगे। देखो ये क्वेश्चन भी सैलरी का ही है, अरे खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए पेज ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अपन को इसको सॉल्व करना है तो पेज तो लगेगा, ठीक है। पेज ऐड हो गया, हाँ ऐड हो गया। देखो भाई, मिस्टर शैलेश इज अ मार्केटिंग मैनेजर इन स्माइल लिमिटेड। From the following information, you are required to compute his income chargeable under the head salary for the assessment year 24-25. देखो बेसिक सैलरी दी हुई है, एक काम करते हैं लिखते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं सर। तो आपको इनकम फ्रॉम सैलरी तो निकालना है, तो हर एक स्टूडेंट एग्जाम में वो लिख के आएगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फ्रॉम फॉर द, किसके लिए ये, मिस्टर शैलेश फॉर द असेसमेंट ईयर, ये करके लिख के आएगा सर, ठीक। उसके बाद बात आती है, फिर लिखते हैं हम पर्टिकुलर्स, ठीक। फिर हम लाइन ड्रॉ करते हैं सर, ठीक। यहाँ रुपए, फिर ये इनकम फ्रॉम सैलरी है सर, ठीक है। अभी मैं रफ में कर रहा हूँ, आप लोग रफ टाइप से एग्जाम में मत करना, ठीक है। सर बेसिक सैलरी कितनी थी 70,000 पर मंथ, सर 70,000 इंटू 12, ये कितना आ जाएगा, 70,000 इंटू 12, 8,40,000, ठीक है। उसके बाद डियरेंस अलाउंस 40% ऑफ बेसिक पे, डियरेंस अलाउंस 40% ऑफ बेसिक पे, तो इसका 40% 3,36,000। सर इस क्वेश्चन में फॉर्मिंग पार्ट नहीं बताया ना डीए का, ध्यान रखना। अगला दिया हुआ है, ही इज प्रोवाइडेड विथ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइडेड बाय IRDA विच फॉर विच 20,000 वाज इनकर्ड बाय द स्माइल लिमिटेड। सर एम्प्लॉयर ने आपके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए खर्चा किया, क्या ये एग्जेम्प्ट है? यस ये एग्जेम्प्ट है, क्योंकि सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में ये परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होता, एग्जेम्प्ट होता है, ठीक। तो बच गए, ये तो एग्जेम्प्ट हो गया। रिसीव 10,000 एज गिफ्ट वाउचर ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज, सर ये टैक्सेबल है, 5,000 से ऊपर टैक्सेबल है। अच्छा इसमें ना दो व्यू होते हैं सर, एक इसको गिफ्ट को टैक्सेबल भी कर सकते हो और एक आप इस गिफ्ट को टैक्सेबल नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों ऑल्टरनेट एग्जाम में पॉसिबल है, आप जो भी करो ट्रीटमेंट एग्जाम में लिख के आना। अगला, स्माइल लिमिटेड allotted 800 equity share in August 2023. The shares were allotted at 450 rupees per share and the fair market value on the date of exercising the option was 700. तो ये तो बहुत सिंपल है, 700 माइनस 450 इंटू 800, ये आ रहा है सर 2 लाख रुपीज, 2 लाख किया आएगा ना, हाँ इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। क्या लिखूं, ईसॉप लिख लूं, 2 लाख रुपीज। सर आप प्लीज एग्जाम में ऐसे कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे सर, ये मैं अभी सिर्फ समझाने के पर्पज से, मेरे को कुछ इस क्वेश्चन में अच्छा समझाना है सर, ठीक है। शॉर्टकट आप यूज नहीं करेंगे। देखो अगला पॉइंट फर्नीचर का, ही वॉज प्रोवाइडेड विद फर्नीचर ड्यूरिंग September 2019. द फर्नीचर इज यूज्ड एट हीज रेसिडेंस फॉर पर्सनल पर्पस, ठीक है, वो फर्नीचर यूज कर रहा है सर। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर वॉज 1,10,000. On 31st March 2024, the company offered the furniture to him at free of cost. Okay, कंपनी ने इसको फ्री में फर्नीचर दिया. No amount was recovered from him towards the furniture till date. तो एकदम सिंपल सी बात. अब ध्यान दो सर, फर्नीचर में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक यूज और एक ट्रांसफर. पहले ट्रांसफर वाला कर लेते हैं, ठीक, फिर यूज वाला भी बताऊंगा. सर ये सितंबर 2019 से इसको फर्नीचर प्रोवाइड किया गया और सितंबर से लेके सितंबर 2023 तक, याद है ना सर. सैलरी के केस में जो ट्रांसफर का केस होता है उसमें कंप्लीटेड ईयर के बेसिस में डेप्रिसिएशन लगता है. तो कंप्लीटेड ईयर तो सितंबर से सितंबर होगा. कितने साल हो गए सर? 4 साल हो गए. तो और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर? सैलरी के हिसाब से फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगता है 10%. तो 1 लाख और वो भी 10% SLM, याद रखना. 1,10,000 इंटू 10%,
इंटू 4 माइनस 1,10,000, तो ये 66,000 आ जाएगा फर्नीचर के यूज में। तो उसको लिख लेते हैं फर्नीचर का यूज, सॉरी ट्रांसफर, फर्नीचर का ट्रांसफर 66,000 हमने निकाला। कैसे निकाला समझ आया ना सर? 11,000 डेप्रिसिएशन 4 साल के लिए 1,10,000 से माइनस किया, एम्प्लॉय से कुछ रिकवर ही नहीं हुआ है तो पूरा जितना बचा वो पूरा टैक्सेबल। अब बात ये आती है सर क्या फर्नीचर यूज भी हुआ है? यस यूज भी हुआ है। सर कैसे पता चला? देखो वो 31 मार्च को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरा साल भर तो आपने फर्नीचर यूज किया, तो फर्नीचर यूज करने पे डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। तो आओ भाई, फर्नीचर यूज वाले केस में हम 10% परक्विजिट मानते हैं, जो कि 11,000 आएगा। समझ आई बात? ये अच्छा पॉइंट था फर्नीचर वाला, वैसे टिपिकल नहीं है बट ठीक है, काम का है। स्टूडेंट गलती मेरे को लगता है जो एक कर सकते हैं वो यूज वाला भूल सकते हैं, बाकी तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। रिसीव 10,000 टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये तो आंख बंद करके टैक्सेबल है। एंटरटेनमेंट अलाउंस 10,000, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है सर, नीचे डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। उसके बाद ये हुआ है हाउसिंग लोन एट द रेट ऑफ 4.5% per annum provided by Smile Limited. Amount outstanding on 1/4/2023 is 15 lakh. 50,000 is being paid by Mr. Salish every quarter towards principal starting from June 2023. Oh my God, इसमें तो पूरा चार्ट बनाना पड़ जाएगा सर, क्योंकि हर क्वार्टर में ये 50,000 रीपे कर रहा है, तो जब आप बनाओगे तो हर क्वार्टर में 50,000 अमाउंट कम करोगे। बाप रे। The lending rate of the SBI for the similar loan on 1/4/2023 is 8%. तो 8 माइनस 4.5 कितना हो जाएगा? 3.5। 3.5% के हिसाब से वो क्या माना जाएगा सर? इंटरेस्ट टैक्सेबल माना जाएगा। इसका तो चार्ट बनाना पड़ेगा, चलो बनाएंगे इसका चार्ट। इसके बाद वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है। फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप, ये तो एग्जाम्प्ट होती है सर। अच्छा हुआ, ये तो इजी है। चलो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, यही कर लेते हैं। देखो सर कहानी चालू होती है अप्रैल से। सर अप्रैल में लोन है 15 लाख का, ठीक है, इंटू 3.5%, ये एक महीने का निकालना ना, इंटू 1/12 करना पड़ेगा। 15 लाख इंटू 3.5% इंटू 1/12, ये आ रहा है सर 4375। ठीक सर, 50,000 वो पे करना स्टार्ट किया है फ्रॉम जून ना, तो हमें तो अप्रैल और मई, क्या मई का भी सेम है? यस मई का भी सेम है। जून में सर हर क्वार्टर बोले ना, एवरी क्वार्टर में वो 50,000 प्रिंसिपल रीपे करता है, तो जून जुलाई अगस्त ये तीनों साल के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा? जून जुलाई अगस्त 14,50,000 इंटू 3.5% इंटू, मैं इसको 3/12 भी कर सकता हूँ। 3/12 क्यों कर रहा हूँ पता है? 3 महीने का एक साथ कर रहा हूँ, चाहो तो एक एक कर लेना। 14,50,000 इंटू 3.5% इंटू 3/12, ये आ रहा है सर 12,688 या 7.5 ही लिखता हूँ, पता चला बाद में दिक्कत आई तो राउंड फिगर के कारण दिक्कत आ जाती है। ठीक, ये हो गया। फिर अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, 14 लाख इंटू 3.5% इंटू 3/12, क्योंकि 50,000 पेमेंट कर दिया ना, तो 14 लाख इंटू 3.5% इंटू 3/12, ये आ रहा है सर 12250। नवंबर हो गया, दिसंबर, जैन, फेब, इसमें 13.5 लाख इंटू 3.5% इंटू 3/12। बाप रे, अगर एग्जाम में ये आया ना तो सर इसमें टाइम बहुत लगेगा। इजी है बट टाइम टेकिंग है सर, और एग्जाम में टैक्स के पेपर में मेरे को जितना पता है टाइम ही का तो दिक्कत है। ठीक, उसके बाद फेब हो गया, मार्च सिर्फ एक महीने के लिए 13 लाख इंटू 3.5% इंटू 1/12, 13 लाख इंटू 3.5% इंटू 1/12, ये आ रहा सर 3791.6। ठीक, ये आ गया सर। ठीक, उसके बाद देखो अब इसका टोटल कर लेते हैं, +18
नहीं 11812.5 प्लस 12250 प्लस 12687.5 प्लस 4375 प्लस 4375, ये आ रहा है सर 49291.6। अब इसको चाहो तो राउंड फिगर कर सकते हो यार, 49292 कर लेते ना। क्या लिखूं? इंटरेस्ट 49292, ठीक। अब हमारा कुछ नहीं बचा, ग्रॉस सैलरी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, और ग्रॉस सैलरी निकालते हैं, प्लस 10,000 प्लस 11,000 प्लस 66,000 प्लस 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 3,36,000 प्लस 8,40,000। तो ये आ रहा है सर मेरा 15222292 माइनस 50,000 कर लो तो इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, माइनस 50,000, ये आ रहा है 1472292। आया समझ? ये आपका सर इनकम टैक्स वाला एमटीपी पूरा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद वाली वीडियो में जीएसटी वाला रहेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो साथ में रहो, एंड तक रहो, फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो, एमटीपी से बहुत सारी चीजें सीखो, बहुत अच्छे अच्छे एक्सीडेंटल पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। मैं जब एमटीपी सॉल्व कराता हूँ, इट्स नॉट ओनली सॉल्विंग, इट्स अबाउट कि कहाँ पर एक स्टूडेंट फंस सकता है, ये चीज मैं आपको सिखाता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। सर एमटीपी तो आप भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूँ कि किस पॉइंट पे आप फंस सकते हो, वो पॉइंट से मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप समझ आया होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। चलो, थैंक यू।